जरा सोचिए, 14वीं सदी में सफर करना कैसा रहा होगा। न हवाई जहाज, न ट्रेन, बस मीलों लंबे खतरनाक रास्ते। तो आज हम एक ऐसे ही अजीम सफर की कहानी में चलने वाले हैं जिसने उस दौर की हर चुनौती को पार किया। एक ऐसा शख्स जिसने रेगिस्तान, पहाड़ और समंदर सब कुछ पार कर लिया। और मकसद सिर्फ एक, दुनिया को उसकी असली सूरत में देखना। और उनका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने दुनिया के न जाने कितने मुल्कों का सफर किया, लेकिन उन सब में से हिंदुस्तान ने उनके दिलो दिमाग पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए उनके सफर के पैमाने को जरा समझते हैं। उनका सफर शुरू हुआ मोरक्को से। वहां से निकलकर उन्होंने पर्शिया और सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े इलाके पार किए और फिर खैबर पास के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए। जब वो 1333 में दिल्ली सल्तनत पहुंचे ना, तब तक वो ऑलरेडी हजारों मील का एक, कह सकते हैं, नाकाबिले यकीन सफर तय कर चुके थे। तो आखिरकार इब्न बतूता दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली वो एक ऐसा शहर था जहां चमक दमक वाले मौके भी थे और उन्हीं में छिपे हुए खतरे भी। उस वक्त की दिल्ली का ना एक दोहरा चेहरा था। एक तरफ तो ये इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। बाजार एशिया भर के सामान से भरे पड़े थे और बड़ी बड़ी इमारतें सुल्तान की ताकत की नुमाइश करती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि ये शहर सख्त कानूनों और खौफनाक पब्लिक सजाओं के लिए भी जाना जाता था। दिल्ली के इसी माहौल में इब्न बतूता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इस्लामिक कानून पर उनकी गहरी पकड़ ने फौरन सुल्तान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और बस यहीं से उनके लिए एक ऐसे दरवाजे खुले जो उन्हें सीधा सुल्तान के करीबी हलके में ले आए। उन्हें काजी का ओहदा दिया गया। अब काजी कौन होता था? शाही दरबार में एक इस्लामिक जज, जिसकी जिम्मेदारियों में इस्लामिक कानून को लागू करना, झगड़े सुलझाना और सुल्तान को सलाह देना शामिल था। मतलब साफ है, इस पद के साथ आई अच्छी खासी तनख्वाह, तोहफे और जबरदस्त रुतबा। और अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार की, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। एक ऐसा शासक जो एक ही वक्त में मेहरबान भी था और बेहद बेरहम भी। सुल्तान का किरदार बड़ा पेचीदा था। एक तरफ वो बहुत ज्यादा ज़हीन, पढ़ा लिखा और विद्वानों पर मेहरबानियां करने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ वो उतना ही सख्त, शकी मजाज और भयानक सजाएं देने वाला भी था। इब्न बतूता की खुशकिस्मती और उनका डर, दोनों का ही सोर्स यही सुल्तान था। सोचिए दरबार में कैसा माहौल रहता होगा। हर वक्त एक तनाव, एक अनिश्चितता। लोग हर पल सुल्तान के गुस्से के खौफ में जीते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े अमीर और काजी तक महफूज नहीं थे। कब किसकी किस्मत चमक जाए और कब कोई अर्श से फर्श पर आ जाए, कोई नहीं जानता था। चलिए अब जरा राजधानी के शोर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक बाहरी शख्स की नज़र से इब्न बतूता ने इस नई जमीन और इसके अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में क्या देखा और क्या लिखा। उनका सफर सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भी दूर दूर तक यात्रा की। वो दक्कन में दौलताबाद गए, गुजरात के खुशहाल बंदरगाहों को देखा, कोंकण और मालाबार के तटीय इलाकों से गुजरे। खास तौर पर उन्होंने मालाबार तट की बड़ी तारीफ की है। उसे हिंद महासागर के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बताया है। एक विदेशी होने के नाते उनका नजरिया बिल्कुल अलग और अनोखा था। उन्होंने यहाँ के समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा, जैसे कि जाति व्यवस्था, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच के फर्क, यहाँ के वेल ऑर्गेनाइज्ड बाजार और व्यापार, और स्थानीय परंपराओं का कितना गहरा असर था, ये सब कुछ। लेकिन एक ऐसी स्थानीय प्रथा थी जिसने इस जान दीदा मुसाफिर को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो आखिर वो क्या था? वो प्रथा थी सती, एक ऐसा रिवाज जिसमें विधवा औरतें अपने पति की चिता पर जिंदा जल जाती थीं। एक बाहरी होने के नाते इस प्रथा ने इब्ने बतूता पर जो असर डाला, उसे उन्होंने अपने लेखन में बड़ी शिद्दत से बयान किया है। इब्न बतूता ने सुल्तान के न्याय के तरीके को भी बारीकी से देखा। उन्होंने बताया कि कैसे सुल्तान ने डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सख्त सजाएं दी जाती थीं, वो भी सरेआम, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, और इसी खौफ से सामाजिक व्यवस्था और सुल्तान की सत्ता कायम रहती थी। और अब हम पहुंचते हैं भारत में, उनके सफ़र के आखिरी पड़ाव पर। ये कहानी है कि कैसे एक नाकाम मिशन ने एक ऐसी किताब को जन्म दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गई।
हुआ ये कि सुल्तान ने इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनका जहाज तबाह हो गया, उनकी सारी दौलत और सुल्तान के दिए तोहफे सब समंदर में डूब गए, और इसके साथ ही उनका ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। यही भारत में उनके वक्त का अंत था। वो भारत से तो चले गए, लेकिन भारत उनके लेखन से कभी नहीं गया। चलिए अब उनकी निजी कहानी से आगे बढ़कर देखते हैं कि उनके लिखे हुए का ऐतिहासिक महत्व क्या है। उनके सारे तजुर्बों को उनकी मशहूर किताब रहला में सहेज कर रखा गया है। रहला का अरबी में मतलब होता है सफ़र, और ये किताब सच में इतिहास के लिए एक अनमोल दस्तावेज साबित हुई। रेला इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मध्यकालीन भारत पर सबसे ज़रूरी विदेशी स्रोतों में से एक है। ये दिल्ली सल्तनत के शासन, दरबारी जिंदगी, राजनीति, सामाजिक रीति रिवाज, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी तस्वीर पेश करती है जो कहीं और नहीं मिलती। आसान शब्दों में कहें तो उनका ये सफ़र एक खोई हुई दुनिया में झांकने का एक बेशकीमती मौका देता है। ये हमें 14वीं सदी के भारतीय समाज का एक बहुत ही अनोखा और जीवंत रिकॉर्ड देता है। और जाते जाते एक सवाल कि कैसे सिर्फ एक इंसान का सफ़र एक पूरी सभ्यता को देखने के हमारे नज़रिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।